हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 5 और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। मतलब पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ना कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, तो उसके अंदर हमने आरसी सर्किट और एलआर सर्किट, ये दो सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलसी सर्किट और उसके बाद हम आर एलसी तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम सारे कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन के आते हैं, लेकिन आज हम लेक्चर के एंड में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करेंगे। ओके, लेकिन 95% क्वेश्चन सीरीज में आते हैं, लेकिन क्या पता जे एडवांस वाले पैरेलल वाले में भी क्वेश्चन पूछ लें, तो उसका कॉन्सेप्ट भी हम सीखने वाले हैं। उसको आप देख कर ही जाइएगा, तभी आपको समझ पड़ेगा भाई टॉपिक किस तरह से रिलेट करता है दूसरे से। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट आज उसको नोट करो, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई कर लो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 2 मिनट का पिछले लेक्चर का रिकैप करा देता हूँ, बिकॉज वो आज के लेक्चर में काम आने वाला है ना, उसका कॉन्सेप्ट इसलिए। तो देखो ध्यान से, हमने पहले पढ़ा था एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में जिसमें हमने इंडक्टर और रजिस्टर कंबाइन किया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एसी सोर्स था, यहाँ पे एक करंट था। करंट को जब हमेशा हम रेफरेंस मानते हैं, बिकॉज अभी तक हम पढ़ रहे हैं सारे सीरीज कॉम्बिनेशन वाले। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि सारे ब्रांच में करंट सेम होता है, इसलिए हम करंट को ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस में और करंट को मानते हैं अपना रेफरेंस। देखो, मान लो ये आर है, ये एल है, मान लो वी है और ये वी वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था हमने इसको वी आर से डिफाइन किया था और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था उसको हमने वी एल से डिफाइन किया था। तो भाई हमको पता है इसका फेजर डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते थे हम। ये हम करंट को हमेशा एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते थे। देखो, जो चीज़ कांस्टेंट हो ना, उसको जो हमेशा हम एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हर सर्किट में, पूरे सर्किट में करंट कांस्टेंट है। यहाँ पर भी आई करंट है, यहाँ पर भी आई करंट है, इसलिए हमने रेफरेंस पॉइंट माना है करंट को। ठीक है, बात क्लियर है? जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो हम जो एक्स एक्सिस है उसमें वोल्टेज को मानेंगे, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा ही होगा। बात क्लियर है? तो देखो, करंट हमने मान लिया इस रेफरेंस में, तो हमको पता है जो रजिस्टर होता है ना, उसका जो करंट, मतलब रजिस्टर का जो वोल्टेज होता है वो करंट के फेज में होता है। तो हम वी आर जो है हमेशा इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये है मेरा वी आर। अब इंडक्टर लगाए, इंडक्टर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमने पढ़ा है कि इंडक्टर में क्या करता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है। करंट, या तो ऐसे लिख दो, इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है ना। तो भाई करंट लैग कर रहा होगा, डेफिनेटली पोटेंशियल जो है लीड कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये करंट है, तो करंट से आगे हम ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल। ये कहानी होती है किसके अंदर, इंडक्टर केस में। तो ये तो इंडिविजुअल हो गया कि भाई खाली जो इंडक्टर का पोटेंशियल होगा वो करंट से 90 डिग्री के आगे होगा, और खाली जो इंडिविजुअल रजिस्टर का पोटेंशियल होगा वो करंट के फेज में होगा। लेकिन इन दोनों का नेट, जो वी वेरिएबल है, उसको कैसे निकाला जाता है? तो इन दोनों का नेट हम वेक्टर सम से निकालते हैं, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते भाई। हम जो पहले डीसी सर्किट पढ़ते थे उसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर देते थे, लेकिन इसके अंदर डायरेक्टली ऐड नहीं होता, फेजर में एडिशन होता है। यहाँ पर ये इसका वी नेट निकलता है, जो कि फाई एंगल बना रहा होता है करंट के साथ, फाई एंगल बना रहा होता है करंट के साथ। तो ये वी की वैल्यू क्या आती है? देखो, हमको करंट का इक्वेशन पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वी की वैल्यू को निकालना है। बात क्लियर है? और इसका हमने दूसरा डायग्राम भी ड्रॉ किया था, जो कि ये था भाई दूसरा डायग्राम। मतलब भाई ये वी एल की जगह पे आई इंटू एक्सएल करके, यहाँ पर हमने ये एक्सएल और ये आर, और हमने जो इसका ये निकाला था, ये इम्पिडेंस था। ठीक है, जेड इम्पिडेंस की वैल्यू हमने निकाली थी, और यहाँ पर जो इम्पिडेंस की वैल्यू आती थी अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आती थी। बात क्लियर है? और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस फाई था, उसको हम लिखते थे tan फाई इक्वल टू, बिकॉज इंडक्टिव सर्किट है ना, तो एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, tan फाई क्या लिखते थे, एक्सएल अपॉन आर। अब ये ट्रायंगल से निकाल सकते हो भाई, वी एल अपॉन क्या करेंगे हम, देखो tan फाई की जगह पर हम लिखेंगे वी एल। देखो इस तरह से मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये हो जाएगा वी एल, ये हो जाएगा वी आर। तो वी एल अपॉन वी आर, वी एल होता है आई इंटू एक्सएल। वी एल की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, कहीं लिख देता हूँ मैं, चलो कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, ये वी एल की वैल्यू है, ये होगी आई इंटू एक्सएल, और रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आई इंटू आर। ओके, करंट तो दोनों में सेम है ना, तो वी एल की जगह पे लिखते थे आई इंटू एक्सएल
और इसकी जगह पे लिखते थे आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल होता था और एक्सएल अपॉन आर आता था अपना फेज डिप। ओके, बात क्लियर है? क्लियर। तो भाई हमको करंट रेफरेंस है, तो करंट का इक्वेशन दिया है, तो वोल्टेज का इक्वेशन देखो ध्यान से, वोल्टेज जो है करंट से आगे है, वोल्टेज जो है करंट से आगे है, कितना आगे? 5 से। क्यों? बिकॉज इंडक्टर में करंट लैग करता है ना, तो वोल्टेज डेफिनेटली लीड करेगा। तो वोल्टेज का इक्वेशन वेरिएबल वाला लिखूंगा, तो वी नॉट, ये करंट के इक्वेशन से 5 डिग्री आगे, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारा वेरिएबल वोल्टेज का इक्वेशन है। हाँ, लेकिन अगर इंडिविजुअल वोल्टेज पूछा, मतलब वी आर और वी एल के अक्रॉस पूछा हो, तो उसको कैसे निकालोगे आप? वी आर जो होगा हमारा वो होगा वी नॉट आर, और भाई वी आर मतलब इंडिविजुअल करंट का, देखो ये वोल्टेज रजिस्टर वाला वोल्टेज करंट के फेज में है, तो वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, जो करंट का फेज है वही फेज यहाँ पे डाल दो। और वी एल पूछा हो तो वी नॉट एल, और जो करंट का फेज है देखो वी एल उससे π/2 डिग्री आगे है, तो साइन हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2। ओके, इतनी बात क्लियर है ना? बस देखो वी एल का इंडिविजुअल मतलब खुद का, ये देखो खाली अकेला इसको देखूं तो मैं करंट से π/2 आगे है, और वी आर का खाली देखूं तो करंट से उसके फेज में है। ठीक है, इसका नेट ये रहा निकला है। ओके, नेट का इक्वेशन ये रहा, इंडिविजुअल का इक्वेशन ये रहा। और इसमें जो कांस्टेंट है वी नॉट आर, उसकी वैल्यू क्या होगी भाई? उसकी वैल्यू होगी आई नॉट इंटू आर। आई नॉट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और वी नॉट एल की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट इंटू एक्सएल। बात क्लियर है? खत्म, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। जो भी इम्पिडेंस पूछा है ये, फेज डिफरेंस पूछा हो ये, इक्वेशन पूछा हो तो ये। बात क्लियर है? कभी कभार यहाँ पे पोटेंशियल का इक्वेशन देते हैं, तो पोटेंशियल का इक्वेशन दिया हो ना तो पहले करंट का इक्वेशन निकाल लेना, उसके बाद ये सब कहानी करना। ओके, ये हमारी बात होगी एलआर सर्किट की। अब हम दूसरा सर्किट पढ़ा था आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में क्या था कि यहाँ पर कैपेसिटर लगा था। ठीक है, देखो कैसे चेंज करता हूँ। ठीक, यहाँ पे हो जाता है कैपेसिटर सी, और यहाँ पे हमने इस तरह से कैपेसिटर बना दिया था। ओके, जिसकी कैपेसिटेंस सी है, और इसका वोल्टेज जो है वीसी हो जाता था। ओके, और डायग्राम में क्या फर्क आता था भाई? डायग्राम देखो, यहाँ से इतना रफ कर देता हूँ, बस थोड़ा सा ही हल्का सा ही फर्क आता है, बाकी तो कुछ चेंजेस है नहीं। भाई इसके अंदर क्या होता है, अब सर्किट आरसी सर्किट है, इसके अंदर क्या करता है? करंट लीड करता है ना। करंट किससे लीड करता है? हमेशा याद रखो, इंडक्टर में होगा तो करंट लैग करेगा, और कैपेसिटर होगा तो करंट लीड करेगा। बस इतनी बात ध्यान रखो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या होता है? करंट लीड करता है, जिसका फेजर किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम? पहली बात, यहाँ पे जो हम एक्सी लिखते हैं, एक्सी की वैल्यू आती है 1/ओमेगा c। उसके अंदर जो एक्सएल की वैल्यू आती थी उसको वो ओमेगा एल आता है। ठीक है, उसको लिखना भूल गया, लेकिन एक्सएल की वैल्यू क्या आती है? ओमेगा एल। बात क्लियर है? तो देखो ध्यान से, हमको करंट का इक्वेशन दिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो फेजर ड्रॉ करूंगा, दिए मेरा करंट हमेशा एक्स एक्सिस में ड्रॉ करो, आई नॉट, और उसके साथ हमारा होगा वी नॉट आर, वी आर होगा। और भाई हमको पता है कि भाई करंट इसके अंदर लीड करता है, मतलब क्या कि पोटेंशियल लैग करेगा, तो यहाँ पर जो वीसी होगा वो इससे π/2 पीछे होगा, वीसी से π/2 लैग करेगा, और इसका नेट यहाँ से निकलेगा ये वी एवरेज, मतलब ये नेट वी, मतलब दोनों का वेक्टर सम करेंगे नेट, और ये कितना 5 डिग्री आगे। बात क्लियर? इस तरह से इसका फेजर बन जाता है। तो यहाँ पर भाई अब मेरे को अगर लिखना वी वेरिएबल वाला, तो हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। देख सकते हो ध्यान से कि वी पीछे है, देखो करंट ये रहा आगे, वी पीछे है, तो वी हो जाएगा ओमेगा टी -5। भाई करंट लीड करेगा तो वोल्टेज लैग करेगा, सिंपल सी बात है। फिर इसके अंदर वही सब कहानी, भाई tan phi ढूंढना हो तुमको तो क्या करोगे? इस बार XC/R करोगे, उसमें XL/R किया था, इसके अंदर XC/R। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z की वैल्यू हो जाएगी √R² प्लस XC²। बात क्लियर है? इंडिविजुअल इक्वेशन लिखना हो तो इंडिविजुअल VR और VC, तो VR हो जाएगा करंट के फेस में, करंट दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो V नॉट R साइन ओमेगा टी, और VC लिखना हो तो हो जाएगा V नॉट C साइन। VC क्या होगा भाई? वोल्टेज वाला, वोल्टेज से π/2 पीछे, देखो करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग करेगा, तो ओमेगा टी -π/2। ठीक है, ध्यान रख लो, इंडक्टर में करंट लैग करता है और कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो इंडिविजुअल इक्वेशन आ गए। वी नॉट आर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करो? आई नॉट इंटू आर करो,
और वी नॉट सी की वैल्यू निकालनी हो, ये वी नॉट सी की वैल्यू, तो आई नॉट इंटू एक्स सी करो, एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ω/c। आई नॉट कैसे निकालोगे, या तो दिया होगा इक्वेशन में, अगर नहीं दिया हो हमको पता है आई नॉट की जो वैल्यू होती है वो वी नॉट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पिडेंस जेड भाई सर्किट का टोटल, देखो सर्किट का टोटल वोल्टेज जो कि हमारा ये वी वाला इक्वेशन होगा इसका वी नॉट अपॉन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, तो इससे आई नॉट निकाल सकते हो आप। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं अपना क्या बोलते हैं, ये एलसी सर्किट नहीं था, ये आरसी सर्किट था। ओके, ये आरसी सर्किट था, इसके अंदर रजिस्टर और कैपेसिटर लगे थे। ये तो हमारा प्रीवियस ईयर का रिवीजन था। अब हम करते हैं एलसी सर्किट। हमको ध्यान रखना है बस, हम करंट को हमेशा अपना रेफरेंस मान के चलना है, बस उससे आपकी सारी कहानी क्लियर है। ओके, तो यहां पे लेता हूं मैं एलसी सर्किट। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन जो आता है बता देता हूँ आपको। देखो ध्यान से, एलसी सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर लगा हो और कैपेसिटर लगा हो। वैसे आइडियली ये सर्किट पॉसिबल नहीं होती है भाई, क्योंकि कोई भी सर्किट होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस तो होता ही है। रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या है भाई, क्योंकि इंडक्टर है उसके अंदर कॉइल होती है, कॉइल का खुद का भी तो रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर की प्लेट से उसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस तो होता ही है। कभी ऐसी सर्किट नहीं बन सकती जिसके अंदर मतलब कोई रजिस्टर ना हो। एक कॉइल रोटेट कर रहा है उसका भी तो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस तो होती है। लेकिन हम सिर्फ मान रहे हैं भाई अगर ऐसा हो तो क्या होगा। ठीक है, ये मान लो हमारे पास L है, ये मान लो हमारे पास C है, ये V है। मान लो करंट का इक्वेशन दिया है यहाँ पे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस बार सर्किट के अंदर रजिस्टर है ही नहीं, तो किस तरह से ड्रॉ करोगे भाई। ये मेरा करंट आई नॉट, हमेशा हम करंट को जो है इस तरह ड्रॉ करते हैं आई, ठीक है, आई करंट यहाँ पे, और ऊपर हो जाएगा VL क्योंकि करंट से लीड करता है VL, और ये हो जाएगा मेरा VC। यही तो होगा भाई। वोल्टेज क्या करता है हमेशा, L ऊपर VC नीचे। VL देखो इससे π/2 डिग्री आगे और VC इससे π/2 डिग्री पीछे है। तो ये करंट का इक्वेशन दिया हमको VL लिखना हो, तो VL लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, आई नॉट नहीं वी नॉट L, और अगर क्या बोलते हैं VC निकालना हो तो हो जाएगा V नॉट C साइन ओमेगा टी। देखो VC से π/2 पीछे है तो हो जाएगा -π/2। चलो इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इस सर्किट के अंदर रजिस्टर तो है ही नहीं, सर्किट के अंदर रजिस्टर तो है नहीं। इस बार नेट वोल्टेज इस तरह वैसा कुछ आएगा ही नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं टर्म। एक देखो VL ऊपर है, VC नीचे है, तो अब डिपेंड करेगा भाई कि VL और VC की वैल्यू क्या है। देखो VL की वैल्यू क्या होती है, VL की वैल्यू होती है I इंटू XL, और VC की वैल्यू हो जाएगी I इंटू XC। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। तो अब डिपेंड करेगा भाई कि VL और VC की वैल्यू क्या है। मान लो सर्किट के अंदर VL बड़ा होगा, देखो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दोनों सेम होंगे तो इक्वली कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर VL बड़ा होगा तो इसका नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, और VC बड़ा होगा तो नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। तो इसके अंदर हमको केस लेना होता है भाई कि कौन बड़ा है। ठीक है, मान लो पहला केस लेता हूँ, तो केस 1, व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC। व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC मतलब VL की जो वैल्यू है वो VC से बड़ी है। इस केस में क्या होगा भाई, तो मान लो कुछ ऐसा केस बनेगा, देखो ये VL होगा और ये VC होगी। ये मान लो VL है, मान लो ये I है, और VC देखो छोटा है, तो नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा ना, और ऊपर की तरफ नेट क्या आएगा भाई, हम VL में से VC को माइनस कर लेंगे, वही हो जाएगा हमारा नेट रेजिस्टेंस, सॉरी नेट वोल्टेज। देखो VL में से हम VC को माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट वोल्टेज। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, VL इज ग्रेटर देन VC, तो इस तरह सर्किट बनेगी, VL माइनस VC। ओके, इस तरफ हमारा करंट है, अभी भी ये π/2 आगे है। L बड़ा होगा तो नेट रिजल्टेंट इस तरफ ही आएगा ना। दो वेक्टर एक देखो, दो वेक्टर एक्जैक्टली 180 डिग्री पे है, तो इसको हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि फॉर्मूला लगाओगे a² + b² + 2ab cos थीटा, तो cos 80 180 रखोगे तो माइनस होना जाएगा ना, तो एक्जैक्टली माइनस कर सकते हैं, दो वेक्टर एक्जैक्टली 180 डिग्री पर हो तो। ओके, तो VL माइनस VC इस तरफ आ गया और इस तरफ हमारा करंट है। ओके, ये मेरा नेट वोल्टेज है।
अब यहाँ पे ऐसा मत ड्रॉ करना क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर तो है ही नहीं, तो इस तरफ तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, इस तरफ वोल्टेज का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। बात क्लियर है? ये हो गया हमारा VL माइनस VC। अब VL माइनस VC डेफिनेटली करंट से लीड करेगा, तो आपको देखना है भाई कि अगर VL VC से बड़ा होगा मतलब क्या है, सर्किट के अंदर इंडक्टर डोमिनेटिंग है, मतलब क्या है कि इंडक्टिव सर्किट है। ये कौन सी सर्किट है? इंडक्टिव सर्किट। एस VL इज ग्रेटर देन VC, मतलब इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो सर्किट जो है इंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर पोटेंशियल लीड करेगा, या तो ऐसा बोलो करंट लैग करेगा। ठीक है, तो जब भी VL ग्रेटर देन VC होगा सर्किट जो है इंडक्टर की तरह एक्ट करेगा और पोटेंशियल उसके अंदर लीड करेगा बाय पाई2 से एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट ब्रेक ही नहीं होगा। क्लियर है? तो VL माइनस VC। तो इसका अगर हमको Z ढूंढना हो तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? यहाँ पे VL है, VL की जगह XL, VC जगह I इंटू XC। देखो यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ ना, नेट जो V आएगा वो हो जाएगा VL माइनस VC, ये हो जाएगा I। देखो अब VL क्या लिख सकता हूँ मैं? I इंटू XL, VC क्या लिख सकता हूँ? I इंटू XC। तो V अपॉन I कॉमन हो जाएगा XL माइनस XC। तो V अपॉन I क्या होता है? V अपॉन I, ये तो देखो ये जो हमारा क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमारा हो जाएगा Z। तो इस केस में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ XL माइनस X, अंडर रूट नहीं, XL माइनस XC। भाई क्योंकि दो वेक्टर एग्जैक्टली 180 डिग्री पर हो ना, तो उसका हम जो है डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ध्यान से, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखो 2ab प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस 180 क्या होता है? -1। तो क्या हो जाता है? देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। तो यहाँ से हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसल, तो हो जाता है a माइनस बी। डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं दो वेक्टर को। ठीक है, अगर 180 डिग्री पर हो तो यहाँ पे नेट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आ गई? XL माइनस XC। और उसी केस में अगर XC अगर VC बड़ा होगा VL से तो क्या होगा? ध्यान से देख लो, उसको भी देख लो। ठीक है, नेट इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। और tan phi इसके अंदर भाई वो फेज डिफरेंस, तो देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री आ गया है वोल्टेज इससे। क्लियर है? पाई2 कर दोगे, ये तो हमने लिखा है यहाँ पे। ओके, VL माइनस VC इसका नेट वोल्टेज है। क्लियर है बात? VL ग्रेटर देन VC के लिए। ओके, अब दूसरा केस कर ले, अगर VC ग्रेटर देन VL हो तो मान लो हमारे पास VC ग्रेटर देन VL, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्किट किसकी तरह एक्ट करेगा? सर्किट पहले ड्रॉ कैसे करेंगे भाई? करंट को मानो रेफरेंस, ये मेरा करंट का रेफरेंस। अब VC ग्रेटर देन VL होगा तो नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा VC माइनस VL, VC माइनस VL इस तरफ हो जाएगा नेट। अब तो नेट वोल्टेज जो होगा वो देखो वोल्टेज लैग कर रहा है। इस केस में क्या है कि सर्किट एक्ट एज कैपेसिटिव सर्किट, सर्किट एक्ट एज कैपेसिटिव सर्किट। भाई क्यों? क्योंकि VC बड़ा है ना, तो इस बार कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है, तो सर्किट जो एक्ट करेगा वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह एक्ट करेगा। तो कैपेसिटर में क्या होता है? करंट लीड करता है मतलब क्या है कि वोल्टेज लैग करेगा। देखो वोल्टेज पाई2 से लैग कर रहा है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके, और इसमें भी Z की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी XC माइनस XL। और क्या होगा? Z की वैल्यू क्या आएगी? XC माइनस XL। tan phi, देखो tan phi में क्या लगाएंगे हम? tan phi में अगर XC जो बड़ा होगा, अगर फेज डिफरेंस होगा, इसमें तो फेज डिफरेंस आएगा ही नहीं बिकॉज रजिस्टर है ही नहीं, तो tan phi की तो कोई बात ही नहीं आती। बात क्लियर है? ये VC माइनस VL, ये मेरा इम्पिडेंस की वैल्यू। इंडिविजुअल निकालना हो तो यहाँ पे देखो VL है VC है, निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूले से। ओके, तो VC माइनस VL मेरा इस तरफ का नेट वोल्टेज हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है ना? और इम्पिडेंस की वैल्यू ये आ गई, इसके ऊपर से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं पता है? अब हम करेंगे LCR का सीरीज कॉम्बिनेशन, LCR का सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको रफ करके LCR का सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं और समझते हैं भाई इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट समझा है ना सारे के, तो आपको LCR सर्किट भी एकदम ईजी लगेगा। कुछ है नहीं, सारे कॉन्सेप्ट का खाली उसके अंदर यूज करेंगे और कुछ नहीं। तो करते हैं यहाँ पे LCR
सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब एलसीआर सर्किट हम पढ़ते हैं, मतलब ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर और सब कुछ लगा है इसके अंदर। ध्यान से देखो, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर, ऐसा सर्किट है भाई। इसके अंदर भी अपना कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट अभी तो जितने कॉन्सेप्ट करो बस उसका सब एक जगह मेल कर देना है, ठीक है। ये L है, ये C है, ये R है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा VL, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा VC, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो VR, और नेट पोटेंशियल जो है V, ओके। और यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है I। अब सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा है तो भाई सब में करंट सेम ही होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा है मतलब क्या कि सब में करंट सेम, ओके, बात सेम है। इसका ग्राफ, इसको देखो ड्रॉ किस तरह से करते हैं हम करंट को मानते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट, बिकॉज अभी सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा है। और जो VR होगा, VR यहाँ पे ड्रॉ होगा, अब VL जो होगा ऊपर की तरफ आएगा और VC जो होगा नीचे की तरफ आएगा, ओके, क्लियर है ना। करंट को रेफरेंस पॉइंट मानो और वोल्टेज को इस तरह से ड्रॉ करो, बात क्लियर है। तो भाई अब क्या होगा, यहाँ पे VR भी है और VL और VC भी है। तो पहली बात, VL और VC में फिर से हमको वही केस डिफाइन करने पड़ेंगे, भाई VL बड़ा है VC से कि VC बड़ा है VL से, उसी हिसाब से इन दोनों का नेट निकलेगा और उन दोनों का नेट के साथ हम जो है ड्रॉ करेंगे पाएंगे कि भाई फेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। तो इसके अंदर भी हमको केसेस लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे, केसेस। तो यहाँ पर पहला केस लेता हूँ मैं, व्हेन क्या, VL इज ग्रेटर देन VC, VL इज ग्रेटर देन VC। अच्छा, जो हमने LC सर्किट पढ़ा है ना, उसके अंदर तीसरा केस आता है जिसके अंदर क्या होता है कि क्या बोलते हैं, VL इज इक्वल टू VC आ जाता है, वो केस। तो वो केस हम करने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वो बात ध्यान रखना, ठीक है। मैंने उसको अभी स्किप किया है पार्ट के लिए, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर पूरा इसी पे डेडिकेटेड है। इसमें भी हम जो VL इक्वल टू VC वाला केस होगा ना, उसको हम एग्जैक्टली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इसके बेस पे सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, बिकॉज वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको सेपरेटली पूरा करना पड़ेगा। तो अभी मैं करूँगा VL ग्रेटर देन VC, उसके बाद VC ग्रेटर देन VL, इक्वल वाला केस है मैं एग्जैक्टली नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूँ। तो पहला केस क्या है कि ये VL VC से बड़ा है, तो उस केस में इस तरह से हमारा फिगर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा VL माइनस VC, ये हो जाएगा मेरा VR, जिसको डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में VR, और ये मेरा निकलेगा V0, ये निकलेगा मेरा V नेट, ठीक है। और इस तरह से मेरा फाई, यहाँ पे मेरा करंट है। तो ध्यान से देखोगे इस बार जो नेट पोटेंशियल है करंट से 5 डिग्री आगे है, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल है क्या है, वो VL माइनस VC, यहाँ पे जो पोटेंशियल है VL माइनस VC। तो अब यहाँ पे अगर देखो V की वैल्यू लिखनी हो तो V की वैल्यू किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, इस तरह लिख सकता हूँ, V इक्वल टू VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। भाई दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो, उनका रिजल्टेंट इस तरह से लिखते हैं हम, इसका अंडर रूट, ओके, इस तरह से लिख सकता हूँ ना मैं। तो इसका नेट रिजल्टेंट यहाँ पर इस तरह से निकलेगा। जब VL ग्रेटर देन VC होगा, सर्किट किसकी तरह एक्ट करेगा, सर्किट विल एक्ट एज, यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्किट विल एक्ट एज इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि VL बड़ा है ना, तो सर्किट किसकी तरह एक्ट करेगा, इंडक्टिव। इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है, करंट लैग करता है ना, मतलब क्या है कि पोटेंशियल लीड करेगा। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल देखो लीड कर रहा है, सिंपल सी बात है, नहीं समझ पड़ता ग्राफ बना लो, ग्राफ से पता चल जाएगा। VL ऊपर ड्रॉ करना है, VC नीचे ड्रॉ करना है, उसे समझ जाना आप, ओके। तो सर्किट विल एक्ट एज अ इंडक्टिव सर्किट, और जो नेट पोटेंशियल है इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखो फेज डिफरेंस फाई, तो फेज डिफरेंस फाई इस बार क्या लिखूंगा, tan फाई लिखूंगा ना, फेज डिफरेंस फाई। तो इसकी वैल्यू क्या ले सकता हूँ, ध्यान से देखोगे ट्रायंगल में, तो ये साइड मेरा जो है VL माइनस VC है और ये साइड मेरा देखो R है, तो tan फाई लिखूंगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हो जाएगा VL माइनस VC अपॉन VR, ओके, ये VR है ना। तो इसको अगर VL की जगह पे क्या लिखता हूँ, देखो ध्यान से, इसको सब्स्टिट्यूट करूँ I इंटू XL माइनस I इंटू XC अपॉन I इंटू R, तो I कॉमन और कैंसिल हो जाएगा, देखो I कॉमन निकल के कैंसिल,
तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर बच रहा है ना, क्या बच रहा है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो ये मेरा हो गया फेज डिफरेंस, मतलब एक्सएल बड़ा हो मतलब इंडक्टर में वीएल बड़ा हो तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, दोनों को माइनस कर दो, अब डिवाइड बाय आर कर दो, मेरे को मिल जाएगा फेज डिफरेंस, नेट पोटेंशियल और करंट के बीच में फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब भाई मेरे को अगर करंट का इक्वेशन दिया हो, करंट का इक्वेशन अगर मेरे को दिया हो और मेरे को अगर नेट पोटेंशियल लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे हम उसको, हम ध्यान से देखो, हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया, करंट ये रहा, मान लो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट का जो भी फेज होगा, करंट का जो भी फेज होगा उसे जो है क्या बोलते हैं, जो नेट पोटेंशियल है वो 5 डिग्री आगे होगा। तो मान लो करंट का ओमेगा टी फेज है तो V इक्वल टू लिखूंगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। देखो वोल्टेज आगे, करंट लैग कर रहा है, मतलब क्या है कि वोल्टेज लीक करेगा उसका। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअल, जैसे कि मान लो वी आर क्या होगा, वी नॉट आर करंट के साथ फेज में होगा, वो तो तुमको पता ही है। और वी नॉट वी एल निकालना हो तो वी नॉट एल साइन ओमेगा टी। वी एल क्या होता है, देखो वी एल होता है पाई बाय 2 आगे, तो पाई बाय 2। और अगर वी सी निकालना हो तो जाएगा वी नॉट सी साइन, एल नीचे है, ठीक है, और ये सी नीचे है, इस तरह से। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इंडिविजुअल ये निकाल सकते हैं। और नेट पोटेंशियल हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, ये मेरा नेट पोटेंशियल है। और फेज डिफरेंस किस तरह से निकालना है, इससे निकाल लिया हमने। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा सी। बात क्लियर है। तो इस तरह से सर्किट को, मतलब इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। और हमको क्या निकालना, मान लो इम्पीडेंस निकालना, जेड की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ, इंडिविजुअल वाला नोट कर लो आप, इसको मैं रफ कर देता हूँ। मान लो इम्पीडेंस निकालना हो तो मुझको V की फॉर्मूला पता है, तो V इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो, वी आर की जगह पर आई आर का स्क्वायर प्लस वी एल की जगह पर आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। सब में से देखो आई कॉमन निकल जाएगा ना, तो V इक्वल टू आएगा आई इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो V अपॉन आई होता है, ये जो टर्म होता है इसको हम Z बोलते हैं, V इक्वल टू आई आर। ये रेजिस्टेंस जैसा क्वांटिटी होता है, इसको हम Z बोलते हैं, Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस तरह सॉल्व करो। सर्किट में कुछ है ही नहीं सर्किट के अंदर, खाली आपको पहचानना है कि VL बड़ा है कि VC बड़ा है, ठीक है। VL निकाल लो, VC निकाल लो, जो बड़ा होगा, मान लो VL बड़ा होगा सर्किट इंडक्टर की तरह ऐड करेगा, और VC बड़ा होगा सर्किट कैपेसिटर की तरह ऐड करेगा। बात क्लियर है। बस इसी सर्किट में मान लो अगर कैपेसिटर लीड कर रहा होता तो क्या होता, यहाँ पर VC माइनस VL आता, VC माइनस VL, यहाँ पर VC माइनस VL आता। बस ये जो प्लस 5 यहाँ पर माइनस 5 हो जाता, क्योंकि हमारा जो डायग्राम है नीचे की तरफ बनता। तो V जो हो जाता वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, नेट वोल्टेज होता वो नीचे की तरफ होता ना, माइनस 5 हो जाता। बस और क्या है, और तो कुछ सर्किट जो एक्ट होता वो कैपेसिटर की तरह एक्ट करता, मतलब कैपेसिटिव सर्किट होता। बात क्लियर है। तो उसको अपने आप से आप बना के लिख सकते हो, कहो तो मैं नोट करा दूँ एक बार। चलो मैं केस लिख ही देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी सर्किट के अंदर डायग्राम चेंज हो जाएगा। अगर मान लो इस तरह से केस हो, दूसरा केस ले लेता हूँ कि व्हेन VC इज ग्रेटर देन VL, इस तरह से केस ले लेंगे तो डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। ये मेरा क्या बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट वाला करंट, और यहाँ पे हो जाएगा VC माइनस VL बाय नेट वोल्टेज नीचे की तरफ आएगा। ये नेट वोल्टेज V जो कि इससे 5 डिग्री, करंट से 5 डिग्री पीछे है, ये मेरा VR है जो कि करंट के फेस में है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नेट वोल्टेज आएगा इस बार VC माइनस VL हो जाएगा, VC माइनस VL। ओके, ये हो जाएगा ना VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का। और सर्किट विल एक्ट एज अ कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। tan phi की वैल्यू हो जाएगी VC माइनस VL अपॉन R, VC माइनस VL अपॉन VR। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा XC माइनस XL।
बस, और क्या चेंज है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो जो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, वो माइनस फाइव हो जाएगा ना, क्योंकि देखो नेट वोल्टेज जो है वो करंट से लैग कर रहा है 5 डिग्री, तो माइनस फाइव हो जाएगा। बाकी इंडिविजुअल लिखना हो तो ऐसे ही लिख सकते हो आप। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सी, ये हो जाएगा एक्सएल। बस सर्किट के अंदर कोई चेंज है ही नहीं, ये हो जाएगा एक्सी, ये हो जाएगा एक्सएल। हो गया, सॉल्व हो गया, सब कुछ सारे फॉर्मूले आ गए। बात क्लियर? आपको बस चेक करना है कि भाई वीसी बड़ा कि वीएल। वीसी की वैल्यू होती है आई इंटू एक्सी, ये हो जाएगी वीसी की वैल्यू आई इंटू एक्सी, और ये हो जाएगा वीएल की वैल्यू आई इंटू एक्सएल। इसे निकाल लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके बाद तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, तो चलो इसको रफ करके इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे। तो एक रफ करके इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। ठीक है, तो अपना लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सर्किट ड्रॉ करता हूँ, जिसके अंदर मान लो इंडक्टर लगा है, मान लो एक कैपेसिटर लगा है और एक रजिस्टर लगा है। ठीक है, हमारे सर्किट के क्रॉस एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ वोल्टेज, और किसी एक इंस्टेंट पे यहाँ पर इस तरफ का करंट है जो कि आई है यहाँ पर, लेकिन वी का इक्वेशन दिया है, वी इक्वल टू दिया है 50 साइन 100 टी प्लस 30 डिग्री। यहाँ पर जो इंडक्टेंस है ना, इंडक्टेंस की वैल्यू दी है 1 हेनरी, और कैपेसिटर है उसकी वैल्यू दी है हमको, देखो रजिस्टर उसकी वैल्यू हमको दी है 300 ओम, और इसकी वैल्यू हमको दी है 20 माइक्रो फराड। ठीक है, करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर आपको पहले नेट करंट, मतलब ये जो देखो करंट, आपको करंट ढूंढना है। उसके बाद ये मान लो मेरा ये VL है, और ये मेरा है VC, और ये मेरा है VR। तो आपको नेट करंट ढूंढना है, VL VC VR तीनों ढूंढना है। तो ये चारों आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से इसको अप्रोच किस तरह से करेंगे। पहली बात तो एक बार पॉज करके इसको आप ट्राई कर लो, अगर होता हो तो। देखो ध्यान से किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज दिया है, लेकिन हमको पता है कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है क्या है, वो करंट है। भाई करंट मिलेगा तभी बताएंगे कि भाई VL उससे फेज में होगा कि ज़्यादा होगा कम होगा। तो सबसे पहले हमारा रेफरेंस पॉइंट है हमारा करंट। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमको करंट का इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी बात LCR सर्किट है ना, तो हम VL और VC भी ढूंढ के चेक कर लेते हैं कि भाई इंडक्टिव सर्किट है कि कैपेसिटिव सर्किट है। तो सबसे पहले काम करता हूँ, मैं VL ढूंढ लेता हूँ। VL क्या हो जाएगा मेरा, I इंटू एक्सएल है ना, नेट करंट I इंटू एक्सएल हो जाएगा मेरा। उसके लिए भी मेरे को I की वैल्यू चाहिए, उसके अंदर I0 की वैल्यू यूज़ करेंगे ना, तो हमको करंट की वैल्यू चाहिए ही। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, Z ढूंढते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस तो हमको मिल जाएगा, Z की वैल्यू हो जाएगी √R² प्लस, किसी को भी लिख लो बिकॉज ब्रैकेट में स्क्वायर ही है ना अभी, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस तरह से होगा। एक्सेल तो ढूंढ सकते हैं ना, एक्सेल क्या होगा, तो एक्सेल हो जाएगा मेरा ओमेगा L। ओमेगा कितना है मेरा, ये इसको बोलते हैं ओमेगा, तो ओमेगा है मेरा 100। एक्सेल क्या होता है, ओमेगा L, तो इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू L क्या है मेरा, L है 1 हेनरी। तो ये मेरे को मिल गया, चलो एक्सेल की वैल्यू कितनी मिल गई, 100। XC क्या होता है मेरा, XC होता है मेरा 1/ωc। ओके, तो 1/ω की वैल्यू कितनी, 100 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखोगे कहाँ गई, XC, C की वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रोफराड। तो 20 इंटू 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ ऊपर गया तो हो जाएगा 10⁻⁶, 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁴ डिवाइड बाई 20। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 10⁻³ डिवाइड बाई 20, मतलब ये आ रहा है 500। ये आ रहा है मेरा 500 ओम, ये भी ओम हो गया, ये भी ओम हो गया। ओके, तो एक्सएल और एक्सी मिल गया। अब इसके अंदर हम Z इम्पीडेंस ढूंढ लेते हैं। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, R²। R कितना है, 300 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। तो
तो एक्सेल मैंने देखो भाई 500 माइनस 100 करो, देखो ध्यान से एक्सी बड़ा है इसके अंदर, सर्किट कैपेसिटी तो एक्ट करेगा, यहाँ पर एक्सी माइनस एक्सेल हो जाएगा। वैसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज अंदर तो स्क्वायर ही है। तो 500 माइनस 100 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400। तो 400 का होल स्क्वायर प्लस 300 का होल स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा 500। ओके, तो मेरे को Z की वैल्यू मिल गई 500 ओम। Z क्या है मेरा टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का पूरा, जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। और हमको एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिल गया, ठीक है। तो Z मिल गया तो उसका हमको टोटल नेट मतलब करंट मिल जाएगा। भाई करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, क्या होती है, I इक्वल टू V अपॉन Z, ये हो जाएगी मैक्सिमम V नॉट अपॉन Z मैक्सिमम वैल्यू करंट। तो I नॉट V नॉट क्या है मेरा 50, देखो ये होता है ना V नॉट, तो V नॉट क्या है मेरा 50 और Z की वैल्यू क्या है मेरा 500, तो इससे कैंसिल, तो ये 5 10 50, तो करंट की वैल्यू मेरे को मिल गई 0.1 एम्पियर। ये मेरे को मैक्सिमम करंट मिल गया। तो अब हमारा जो करंट का इक्वेशन होगा, ध्यान से देखो, सर्किट किसकी तरह ऐड कर रहा है, एस लिखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिखो एस एक्सी, मतलब एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है ना, तो सर्किट किसकी तरह ऐड करेगा, सर्किट ऐड करेगा कैपेसिटिव सर्किट। तो यहाँ पर इस तरह से फिगर बनेगा, ये मेरा करंट बनेगा, ये मेरा बनेगा VC माइनस VL, और ये मेरा वोल्टेज है, ओके, जिससे 5 डिग्री आगे होगा। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज का इक्वेशन हमको पहले से दिया है, तो करंट उससे 5 डिग्री पीछे होगा, सिंपल सी बात है, ये वोल्टेज का इक्वेशन है। वोल्टेज 5 डिग्री आगे है तो करंट उससे 5 डिग्री पीछे होगा। तो हम करंट का अगर इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो वोल्टेज के इक्वेशन से 5 डिग्री पीछे बना देंगे उसको। तो हमारा जो करंट का इक्वेशन होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट, जो भी हमारा इसका फेस क्या है, साइन 100t प्लस 30, तो इसका फेस है साइन, इसका फेस क्या है भाई, ध्यान से देखो, साइन 100t प्लस 30, उसको हमने लिख दिया। और उससे देखो, उससे 5 डिग्री पीछे, भाई करंट की बात कर रहा हूँ ना, तो वोल्टेज का इक्वेशन दिया तो करंट निकालेंगे हम, तो माइनस कितना आ गया मेरा 5। ओके, अब I नॉट की वैल्यू हमने ढूंढ ली है, ये रहा 0.1 एम्पियर। 5 ढूंढ लेते हैं, 5 की वैल्यू क्या है, तो साइड में कहीं कर लेते हैं, Z की वैल्यू नोट कर लो भाई कि 500 आई है और करंट की वैल्यू है 0.1, इसको हटा दूं मैं, Z की वैल्यू लिख देता हूं कहीं कि Z की वैल्यू है 500 ओम, और जो करंट की वैल्यू है I नॉट वो है 0.1 एम्पियर, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे साइड में। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। देखो I इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं, चलो उसके बाद हमको 5 चाहिए, मतलब फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, tan phi इक्वल टू हो जाएगा XC माइनस XL अपॉन R। इसके अंदर देख तो भाई फिगर के अंदर XC माइनस XL अपॉन R। ओके, तो XC कितना है मेरा 500 माइनस XL कितना है मेरा 100 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 300, तो ये हो रहा है मेरा 400 अपॉन 300, मतलब 4/3 आ रहा है। तो tan phi इक्वल टू 4/3, तो 4/3 वाला ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए भाई, इस तरह से ट्रायंगल होता है, ये 4 ये 3 ये 5। तो भाई सामने अगर बड़ा एंगल हो तो यहाँ पे आता है बड़ा एंगल 53। अगर यहाँ पर 3 4 5 होता है ना, मतलब सामने 3 होता तो यहाँ पर 37 डिग्री होता है। ये 37 वाला और 50 डिग्री वाला ट्रायंगल बहुत फेमस होता है। यहाँ पे तो 53 मतलब यहाँ पे बड़ा साइड होगा, यहाँ पे 37 होता मतलब यहाँ पे छोटा साइड होगा, इस तरह से 3 4 5 होता है। अगर 37 होता तो 3 4 5, तो tan phi आ गया मेरा 4/3, तो इससे मेरी phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, phi की वैल्यू हो जाएगी 53 डिग्री। ओके, तो बस करंट के इक्वेशन में phi की डिग्री वैल्यू पुट कर दो, जो कि हो जाएगी 53 डिग्री, तो मेरा करंट का इक्वेशन मिल जाएगा हमको। तो phi की वैल्यू अगर 53 डिग्री, इसको नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं। देखो tan phi मेरा क्या आया था 4/3, तो उससे मेरे को मिल गई phi की वैल्यू मिल गई मेरे को 53 डिग्री। बस, तो करंट का इक्वेशन क्या है, I इक्वल टू I नॉट। I नॉट क्या है मेरा 0.1 एम्पियर, वहाँ लिखा है साइन 100t प्लस 30, करंट उससे क्या हो रहा है, करंट उससे अच्छा करंट यहाँ पर लीड कर रहा है, सॉरी यहाँ पर देखो ये वोल्टेज का इक्वेशन हमको दिया है, करंट उससे आगे है ना,
यहाँ पर एक बहुत ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर +5 आएगा। ओके, तो आपने अगर इसको पॉइंट आउट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। भाई देख लो सर्किट में क्या दिख रहा है आपको, सर्किट किसकी तरह ऐड कर रहा है, कैपेसिटिव सर्किट है ना, तो क्या होगा, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, तो यहाँ पर वोल्टेज का इक्वेशन दिया है तो उससे करंट लीड करेगा, तो यहाँ पर +5 आएगा। बात क्लियर है ना। होप्स तो आपने मिस्टेक पॉइंट आउट कर ली होगी, नहीं पॉइंट आउट की तो अब ध्यान लो। 30 + 53 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ध्यान से, 0.1 sin 100t, 30 + 53 कितना हो जाएगा, 83। ओके, चलो हमें करंट का इक्वेशन मिल गया। बस करंट का इक्वेशन हमको ढूंढना था। उसके बाद VL VC VR तो बहुत ही सिंपल है, VL VC VR तो बहुत सिंपल है ना, क्योंकि VR निकालना हो तो करंट के फेस में होगा, V0R, जो करंट का फेस हो वही चिपका दो, ये करंट का फेस है, इसको लिख दो यहाँ पे सेम टू सेम। ओके, V0R की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0R, वो तो मैं निकाल लूंगा। VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, VL की वैल्यू हो जाएगी V0L। भाई जो भी करंट का फेस हो, जो भी करंट का फेस हो, भाई वोल्टेज क्या, इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है, मतलब वोल्टेज लीड करेगा, तो जो भी करंट का फेस हो उससे π/2 और ऐड कर दो, मतलब 90 और ऐड कर दो उसके अंदर, π/2। ओके, और VC का निकालना तो VC का हो जाएगा V0C। अब जो भी भाई इंडिविजुअल निकाल रहे हैं ना, तो जो भी करंट हो उससे π/2 माइनस कर दो, VC नीचे होता है ना, तो जो भी करंट हो उससे π/2 माइनस कर दो, ये करंट का इक्वेशन, और उससे -90 हमको मिल जाएगा, तीनों तीन। ओके, V0R, VL, V0L और VC हमको ढूंढना है, तो उसको हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। तो V0R क्या हो जाएगा भाई, V0R हो जाएगा I0 इंटू R, I0 है मेरा 0.1 एम्पियर, R है मेरा 300, ये हो जाएगा मेरा 30 एम्पियर, 30 वोल्ट। ओके, V0L निकालना हो तो V0L की वैल्यू हो जाएगी I0 इंटू XL, जो कि है 0.1 इंटू XL की वैल्यू है 100, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 10 वोल्ट। और VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 इंटू XC, इसकी वैल्यू है 0.1, XC की वैल्यू कितनी है मेरे पास 500, इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 वोल्ट। क्लियर है, सबकी वैल्यू हमने निकाल ली, पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने एक क्वेश्चन के अंदर सारा कुछ करा दिया आपको, बाकी पूरा सब कुछ नहीं पूछते क्वेश्चन में, कोई ना कोई पर्टिकुलर पूछते हैं तो उसको तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, ये तो मैंने सारा कुछ VR, VL, VC जो था सब निकाल लिया। देखो ध्यान से, इसमें हमको वोल्टेज का इक्वेशन दिया था, इसलिए करंट के इक्वेशन में लाने में हमको प्रॉब्लम पड़ी। प्रॉब्लम मतलब पहले करंट के इक्वेशन में ढूंढ लिया, भाई इम्पीडेंस ढूंढ के करंट के इक्वेशन ढूंढ लिया, करंट मिल गया, उसके बाद तो सब सिंपल है। बात क्लियर है, करंट इससे 5 डिग्री आगे होगा, बिकॉज सर्किट ऐड कर रहा है कैपेसिटिव सर्किट। क्यों हमने, क्योंकि VL ग्रेटर देन VC है, सॉरी VC ग्रेटर देन VL है, तो सर्किट किसकी तरह ऐड करता है, कैपेसिटिव। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। अब हम क्या करते हैं पता है, इसको रफ करके अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल होता है, अब 2 मिनट देख लो, आपको सब समझ पड़ जाएगा। अच्छा, हमने जो LCR सर्किट पढ़ा ना, उसके अंदर भी तीसरा केस होता है भाई, कि जब VL = VC, तो उसका हमारा उसके लिए पूरा नेक्स्ट लेक्चर डेडिकेटेड है, तो पूरा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आज के लेक्चर के लिए उसको हम स्किप करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम रफ करके अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन समझा होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके लिए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। फॉर्मूला आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रटना है, फॉर्मूला देख के डरना नहीं है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जगह यहाँ पे लिख देता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिख देता हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन सिर्फ इतना ध्यान रखो कि उसके अंदर वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो बाकी कहानी हो जाएगी। मान लो हमारे पास, मैं LCR का ही बात कर लेता हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल LC LR वो तो आप निकाल लोगे, अगर मैं LCR सीख जाओगे ना तो इंडिविजुअल तो आप निकाल लोगे। मान लो मेरे पास यहाँ पे इंडक्टर लगा है, मान लो यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, सब ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। मान लो यहाँ पर रजिस्टर लगा है, लो तीन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये किसी बैटरी का सोर्स है, मतलब यहाँ पे EMF का सोर्स है जो कि AC सोर्स है। तो किसी एक इंस्टेंट मान लो यहाँ पे करंट I आया, यहाँ पे जो करंट जाएगा मान लो IL गया, यहाँ पे जो करंट आया IC गया,
यहाँ पे जो करंट होगा आई आर जाएगा, क्योंकि ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। क्लियर, दोनों तीन पैरेलल में लगे हैं हम। तो भाई मान लो इसका ये V है, तो हमको पता है भाई इसके अंदर V सबका सेम रहेगा। क्या रहेगा? V सबका सेम। तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि टेक पोटेंशियल एज रेफरेंस पॉइंट। टेक पोटेंशियल मैं जिस तरह बताता हूँ उस तरह याद रखो, आपको सब हो जाएगा आपका। टेक पोटेंशियल एज अ रेफरेंस पॉइंट। एंड ऐड करंट लाइक वेक्टर्स। मेरे को पता है आपको क्या लिखा है, समझ नहीं पड़ा होगा आपको। जैसे हमने एलसीआर सर्किट में अभी तक जो सर्किट कर रहे थे उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, करंट को रेफरेंस पॉइंट मान के वोल्टेज को ऐड कर रहे थे वेक्टर की तरह। भाई वोल्टेज का नेट क्या होगा ये कब कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या है कि करंट चेंज कर रहा है हर सर्किट के अंदर, और वोल्टेज कांस्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है। तो इस बार हम क्या करेंगे भाई, वोल्टेज को मान लेंगे अपना रेफरेंस और करंट को ऐड करेंगे। भाई ध्यान रखो, देखो मैं ये V मैंने मान लिया रेफरेंस पॉइंट, V मैंने मान लिया रेफरेंस पॉइंट। अब भाई हमको पता है कि जो अगर V मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो जो करंट इसके अंदर जा रहा होगा IR, वो तो इसके फेज में होगा। ये तो ड्रॉ करो IR, मैंने IR ड्रॉ कर दिया। और VL इंडक्टर का करंट क्या होता है, इंडक्टर करंट अच्छा इस बार है ना, इंडक्टर का जो करंट है ना वो लैग करेगा। इंडक्टर करंट क्या होता है, लैग करता है ना, तो लैग वाला हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। इस बार जो करंट होगा ना IL नीचे आएगा, बस इतना ही चेंज है उसके अंदर। उसके अंदर C वाला नीचे आता था क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करता था। इसके अंदर क्या है कि इंडक्टर का जो करंट है वो लैग कर रहा है, इसलिए इंडक्टर पीछे आएगा और कैपेसिटर का जो IC है ऊपर आएगा। बस इतना ही चेंज है इसके अंदर, बस खत्म। अब IC IL IR तीन हमको हैं। अब ध्यान से देखोगे वही हमको केस ड्रॉ करना पड़ेगा। IC IL से बड़ा है कि IC IL से छोटा है, उसके ऊपर से हमको केस निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से इसका वेक्टर बनता है। भाई हमने वोल्टेज ड्रॉ किया ना, फिर से समझ लो क्या ड्रॉ किया मैंने यहाँ पर। मैंने वोल्टेज ड्रॉ किया है, तो वोल्टेज से करंट इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज से करंट इंडक्टर में करंट लैग करता है ना वोल्टेज से, तो मैंने करंट को लैग करवा दिया। क्लियर है। और कैपेसिटर में क्या होता है कि करंट लीड करता है, तो मैंने करंट को आगे बना दिया। पिछली बार हमने करंट को रेफरेंस माना था, तब हम वोल्टेज को देख रहे थे, वोल्टेज आगे एक पीछे। इस बार वोल्टेज को रेफरेंस मान के, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होता है पैरेलल में, करंट को हम लोग इस तरह से आगे पीछे कर रहे हैं। बात क्लियर है। तो मान लो इस बार V का इक्वेशन हमको दिया है V0 sin ओमेगा t। तो इस बार जो I0 R आएगा, ध्यान से देखोगे इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, जो I का इक्वेशन आएगा हो जाएगा I0 R sin ओमेगा t। ये होगा I का इक्वेशन इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर IC निकालना हो तो I0 C हो जाएगा साइन। भाई इस कैपेसिटर वाला क्या है, आगे है, इससे वोल्टेज से π/2 आगे है, तो ओमेगा t प्लस π/2, क्योंकि करंट लीड करता है कैपेसिटर में। और IL क्या हो जाएगा, I0 L साइन ओमेगा t माइनस π/2। बात क्लियर। I निकालना हो तो IR निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखो IR जो कि हो जाएगा I0 R हो जाएगा V0 अपॉन R। I इक्वल टू V/R तो होता है। IC निकालना हो तो V0 अपॉन XC, और IL निकालना हो तो V0 अपॉन XL। भाई सबके अंदर V0 तो कॉन्स्टेंट ही होगा, इससे आप निकाल सकते हो। सर्किट के अंदर पुट कर लो, इंडिविजुअल मिल जाएगा। अच्छा, नेट निकालना हो तो नेट के लिए हमको केस डिफाइन करना पड़ेगा। भाई VL VC से बड़ा है कि VL VC से छोटा है। मान लो पहला केस डिस्कस करते हैं। पहला केस व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, सॉरी इसमें उल्टा करना पड़ेगा। VL तो कांस्टेंट ही है ना, वोल्टेज कांस्टेंट है। व्हेन करंट इन IL इज ग्रेटर देन IC। भाई अगर IL ग्रेटर होगा तो IL तो नीचे ड्रॉ करते थे, तो इस तरह से हमारा नेट बनेगा। ये मेरा करंट, ये मेरा वोल्टेज, और ये मेरा I0 R है, और यहाँ पे मेरा बनेगा, यहाँ पे बनेगा मेरा क्या, IL माइनस IC।
आई एल माइनस आई सी। अब देखो इंपॉर्टेंट आ रहा है, और ये मेरा बनेगा नेट करंट आई, नेट करंट आई जो कि इससे 5 डिग्री पीछे है, वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे है हमारा नेट करंट। अब देखो ध्यान से, इंडक्टर सर्किट होगा, देखो इंडक्टर वाला होगा तो करंट पीछे होता है, और नेट करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमने इंडिविजुअल निकाला है, नेट करंट इससे 5 डिग्री पीछे है। तो देखो अब सर्किट किस तरह प्रोसीड कर रहा हूँ ना, वही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने नोट कर लिया होगा, आई एल आई सी इसकी वैल्यू सब में सेम आएगी, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब देखो ध्यान से, अब किस तरह प्रोसीड करूँगा मैं, अब मेरे को पता है यहाँ पे किस तरह लिख सकता हूँ मैं, नेट करंट आई, नेट करंट जो आई लिख सकता हूँ हो जाएगा आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। यही तो होगा नेट करंट। नेट करंट क्या होगा, आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होगा। बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इस आई आर बिकॉज सब में वेरिएबल है ना, जिसको हम वी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह लिखता हूँ, आई इक्वल टू, देखो ध्यान से, इस अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं कि वी आर अपॉन, देखो वोल्टेज वी अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह पर क्या हो जाएगा वी अपॉन एक्सएल माइनस वी अपॉन एक्सी का होल स्क्वायर। ये क्लियर कि नहीं। बस करंट है उसको वोल्टेज की टर्म में उसको रिप्लेस किया हमने, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से इसमें देखोगे वोल्टेज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वोल्टेज बाहर आ गया वी, अंदर क्या बच रहा है, आई इक्वल टू वी, अंदर बच रहा है अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या है एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्स सी का होल स्क्वायर। इस तरह हो जाएगा, अंदर कुछ नहीं। आई अपॉन वी क्या हो जाएगा, जेड, आई अपॉन वी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। वी इक्वल टू आई आर होता है ना, वी इक्वल टू आई आर, तो मेरा आई इक्वल टू, देखो आई इक्वल टू वी बाई आर, तो ये जो हो जाएगा ना, देखो आई इक्वल टू वी है, तो मेरा 1 अपॉन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से 1 अपॉन जेड की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी का होल स्क्वायर। तो देखो फर्दर लिखता हूँ मैं, इस सर्किट को यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आई एल ग्रेटर देन आई सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एल ग्रेटर देन आई सी। तो यहाँ पर देखो आई अपॉन वी आ रहा है, आई अपॉन वी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी का होल स्क्वायर। ये मेरी किसकी वैल्यू, 1 अपॉन जेड की वैल्यू है, ओके। तो जेड की वैल्यू यहाँ से निकालना, उसको रिवर्स कर देना, ओके क्लियर। इसमें इम्पिडेंस इस तरह से निकाला जाता है, रटने की जरूरत है ही नहीं है आपको सिर्फ ये रखना है कि आई आर प्लस आई एल माइनस आई सी होल स्क्वायर है। उसके बाद तो भाई आपको वैल्यूज दी होगी, तो वैल्यूज आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके इसके अंदर आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला देख के डरने की बात है ही नहीं। बस खाली इतना ध्यान रखो, हमने करंट को माना है रेफरेंस पॉइंट, ओके, इसको ध्यान रखना है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, आई अपॉन वी 1 अपॉन जेड होता है, तो हम जेड की वैल्यू निकाल के, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता था ना, उसी तरह से यहाँ पे देखो इक्वेशन कुछ पैरेलल जैसा आ रहा है। और हमको अगर फेज डिफरेंस निकालना हो फेज डिफरेंस फाई निकालना हो, तो किस तरह निकालेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखोगे, बिकॉज वी आई एल ग्रेटर देन आई सी है ना, तो जो tan फाई होगा वो ग्राफ में देखोगे हमने ड्रॉ किया था इस तरह से, भाई ये था आई एल माइनस आई सी, ये था, ये निकलता था, ये फाई था, तो हो जाएगा आई एल माइनस आई सी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आई आर। तो आई एल की वैल्यू क्या है, आई एल की वैल्यू है वी नॉट अपॉन वी अपॉन आर माइनस वी अपॉन एक्सी, सॉरी वी अपॉन एक्सएल, वी अपॉन एक्सी। तो इसको फर्दर लिखता हूँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ, इसको आपने इम्पिडेंस वाला नोट कर लिया है, तो tan फाई में ऊपर लिख के दिखा देता हूँ आपको क्या है, यहाँ पे लिख देते दिखा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट केस तो आप इसके जस्ट अपोजिट कर ही लोगे। तो जो tan फाई की वैल्यू क्या है वो, हाँ tan फाई की वैल्यू हो जाएगी आई एल माइनस आई सी अपॉन आई आर, तो हो जाएगा वी अपॉन एक्सएल माइनस वी अपॉन एक्सी
अपॉन वी अपॉन आर, क्योंकि वी के टर्म में लिखना पड़ेगा इसको, तो ध्यान देखो कि वी अपॉन आर हो जाएगा। तो tan फाई की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 1 अपॉन एक्सएल, आर आर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्सी अपॉन 1 अपॉन आर। ओके, तो इसके अंदर ये मेरा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आता है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला देख लिया, फेज डिफरेंस का, और करंट के इक्वेशन देख लिए। करंट का जो नेट इक्वेशन होगा वो वोल्टेज नीचे की तरफ आ रहा है ना, करंट का इक्वेशन उससे लीड करेगा फाई से, तो फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी अपॉन 1 अपॉन आर। फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम जैसे सीरीज में करते थे उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे है, तो उसके ऊपर से आप इसको सॉल्व कर लोगे। याद करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, पर कॉन्सेप्ट नोट करोगे तो आपको याद रहेगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। इसके बेस पर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जे मीन्स जे एडवांस में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम रैपिड फायर राउंड में लेने वाले हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो और पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।